हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज हम आ चुके एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर के साथ में बात करने वाले क्लास 12 की हिस्ट्री का भाग 2 का लेसन नंबर 9, जिसका नाम है शासक और विभिन्न इतिवृत्त मुगल दरबार। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन हो रहा है विथ नोट्स के साथ। और हाँ, आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, आज का जो वीडियो लेक्चर सेकंड होने वाला है, क्योंकि वीडियो लेक्चर 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उस वीडियो की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। और हाँ, इससे पहले हमने कई सारे चैप्टर जो है यानी कि 8 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो वीडियो के आपने नहीं देखा है तो उनकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों को थोड़ा मोटा मोटा बता दूं, आज हम पढ़ने वाले शासक और विभिन्न इतिवृत्त। शासक मींस क्या होता है, राजा से है, सत्ता से है, एक सरकार से है। ठीक है, प्लस विभिन्न यानी बहुत सारे। इतिवृत्त मींस क्या होता है, जो भी शासक आए, ठीक है, अकबर आया, बादशाह आया, जहांगीर आया, तो उन सभी के जो थे हमारे इतिवृत्त को क्या होते हैं, जो भी अपने जन्म से लेकर के मरण तक जो लिखवाते थे, जो भी व्याख्यान होते थे, यानी जो भी वो कार्य करते थे, वो सारी चीजें लिखवाते थे अपने राज्य के बारे में, अपनी सत्ता के बारे में, कि हमारी सत्ता क्या है, लोगों के मन में हमारी छवि क्या है, ठीक है, उनकी पहुंच क्या है, सारी चीज लिखवाते हैं, उसे हम इतिवृत्त कहते हैं। ठीक है, प्लस मुगल दरबार के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस नाम को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था लेक्चर नंबर 1 में, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो होने वाला है, लेक्चर वीडियो सेकंड होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 1 देख के आए हैं तो उनको पता होगा कि हमने जो है लास्ट लेक्चर 1 का एंड हमने यहाँ पे किया था। और आज का जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आदर्श राज्य एक दैवीय प्रकाश। ठीक है, इससे पहले के जितने टॉपिक थे सारे टॉपिक जो है हमने क्लियर कर लिए थे। इससे पहले हमने कई सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोग नहीं देखा तो इसकी लिंक जो है लेक्चर नंबर 1 की, वो आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा आदर्श राज्य। राज्य मीन्स क्या है, यहाँ पे किसी स्टेट से नहीं, यहाँ पे किससे है, सत्ता से है, या फिर आप कह सकते हो सरकार से है। क्लियर है, किससे है, सत्ता से या फिर सरकार से है। इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है एक दैवीय प्रकाश। क्या आता है, एक दैवीय प्रकाश। ये कई सारे लोगों की अफवाह भी है, या फिर एक कह सकते हो कि एक लोगों के मन में एक वहम पला हुआ है, या फिर एक ये सच्चाई भी है। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, बस हमें इतना जाना है एक दैवीय प्रकाश, यानी हम एक दैवीय दृष्टि के बारे में पढ़ने वाले, दैवीय प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दरबारी इतिहासकारों ने, जो दरबार में रहने वाले जो इतिहासकार थे, इतिहासकारों ने कई साक्ष्यों का हवाला दिया। कई सारे साक्ष्य यानी क्या है, जो हमारे वो होते हैं, सबूत होते हैं, गवाह होते हैं। ठीक है, साक्ष्यों का हवाला देते हुए दिखाया है कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली हुई थी। मुगल राजा किससे शक्ति मिली हुई थी, ईश्वर से शक्ति प्राप्त थी। उनके द्वारा वर्णित दंत कथाओं में, जो दंत कथा उनसे द्वारा लिखी जाती है, उनके एक मंगोल की एक रानी थी, जिसका नाम क्या था, अलन कुआ नाम था। क्या नाम था, अलन कुआ की कहानी है। ठीक है, अलन कुआ की कहानी है, जो क्या अपने शिविर में आराम करे, जो क्या अपने शिविर में आराम करते, घर में झोपड़े में आराम कर रहे थे। ठीक है, सूर्य की एक किरण द्वारा गर्भवती हुई। वो क्या है, एक सूर्य की किरण द्वारा क्या है, गर्भवती हुई। यानी देखो इसमें क्या बताया गया है, इन दरबारी इतिहासकार थे, वो कई सारे ऐसे साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहते हैं कि जो राजा थे वहां के, ठीक है, जो मुगल राजा थे, उनको क्या सीधे ईश्वर से शक्ति प्राप्त थी। ठीक है, वो ऐसा किस लिए कहते हैं, उनको वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ऐसे दंत कथाओं में एक मंगोल की एक रानी है, जिसका नाम अलकुना क्या था, अलन कुआं था। ठीक है, जिसमें कि वो अपने शिविर में आराम कर रही थी, और उसके ऊपर क्या पड़ा, एक सूर्य की किरण पड़ी, जिसकी वजह से वो गर्भवती हुई। तो इसी बात को लेकर के वो कहते हैं कि जो इनको जो थी ईश्वर से सीधा इन्हें शक्ति प्राप्त थी। उनके द्वारा जन्म लेने वाली संतान पर इस दैवीय प्रकाश का प्रभाव था। यानी अलन कुआं द्वारा जो भी बेबी पैदा हुआ, जो जन्म हुआ, उसके ऊपर क्या एक दैवीय प्रकाश था। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रकाश था हस्तांतरित होता गया, यानी आगे बढ़ता चला गया। इस पहले अभी ए में था, इसमें से फिर इससे द्वारा फिर ऐसे आगे बढ़ता गया, तो हस्तांतरित होता चला गया। इस विषय में अबुल फजल प्रसिद्ध ईरानी सूफी शहाबुद्दीन सुहरावर्दी के विचार से प्रभावित हुए। ठीक है, जिसने सर्वप्रथम इस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया था। इस विचार के अनुसार एक पदानुक्रम यानी कि एक क्रम अनुसार के तहत यह दैवीय प्रकाश राजाओं में संप्रेषित होता है, यानी समय के अनुसार संप्रेषित होता है, टाइम टू टाइम संप्रेषित होता गया, प्रवाह होता चला गया। इसके बाद राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन गया। राजा अपनी प्रजा के लिए क्या है, आध्यात्मिक यानी लोगों को क्या है, मुक्ति की ओर ले जाने का क्या हुआ, स्रोत बन गया। सुलह कुल एकीकरण का एक स्रोत। सुलह कुल क्या होता है, पूर्ण शांति, हम कह सकते हैं शांति का एहसास देना, यानी मुक्ति वाला बात ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हम सुलह कुल का आगे अर्थ भी देख लेंगे क्या है।
देखो, मुगल इतिवृत्त साम्राज्य को, जो मुगल इतिवृत्त साम्राज्य यानी मुगल इतिवृत्त में साम्राज्यों को हिंदू, जैनों, जरतुशी और मुसलमानों जैसे अनेक भिन्न भिन्न जातियां और धार्मिक समुदाय को सम्मिलित किया है, ठीक है, किया हुआ है। एक समृद्ध राज्यों के रूप में प्रस्तुत, एक समृद्ध यानी बहुत बड़ा, अच्छा है, समृद्ध कह सकते हो, समृद्ध साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया है। किसने? मुगल इतिवृत्त जो है उसमें साम्राज्य को बहुत अच्छे से समृद्ध प्रस्तुत किया गया है। अबुल फजल सूलह कुल जो पूर्ण शांति यानी, ठीक है, पूर्ण शांति के आदर्शों को प्रभुत्व शासन की आधारशिला बताता है। किसको बताता है? आधारशिला बताता है। सूला कुल में यूं तो सभी धर्म और मतों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी सूला कुल जो है इसमें क्या है, सभी धर्मों और सभी मतों के उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किंतु उसकी एक शर्त थी। किंतु क्या थी? उसकी एक शर्त थी, वह राज्य यानी शासक को, सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएगा। वो क्या करेगा? राजा को क्षति नहीं पहुंचाएगा, नहीं ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसकी वजह से क्या हो, शासक को, सरकार को नुकसान हो या क्षति पहुंचे। सूला कुल का आदर्श राज्य नीति के जरिए लागू किया गया, यानी सूला कुल का जो आदर्श राज्य था वो किसके द्वारा लागू किया गया? एक नीति के जरिए लागू किया गया। मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग, यानी जो अभिजात वर्ग था मिश्रित किस्म का था। वो क्या था? मिश्रित किस्म था, अर्थात उसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दखनी सभी शामिल थे। इन सभी लोगों को पद और पुरस्कार पूरी तरह से राजा के प्रति उनकी सेवा निष्ठा पर आधारित थी, यानी इन लोगों का जो पद था, ठीक है, प्लस जो उनको पुरस्कार दिया है वो तभी वो राजा के प्रति उनकी कैसी सेवा है, क्या निष्ठा है, उनके प्रति क्या सद्भावना है, यानी कि उनकी क्या है, उनके प्रति क्या उनका वो है, कैसा रवैया है, उसके अकॉर्डिंग इन्हें पुरस्कार और पद दिया जाता था। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। जो अकबर था, अकबर ने क्या किया, ये क्या कहते हैं, जो तीर्थ यात्रा कर था ना, तीर्थ यात्रा कर को उन्होंने समाप्त कर दिया। कब? 1563 में। और वहीं जजिया कर जो था, जो कि क्या था, लोगों को, जो इस्लाम धर्म को छोड़कर बाकी के जो लोग थे ना, वो लोग क्या करते थे, उस धर्म को, इस्लाम धर्म को नहीं मानते, जो लोग इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे उनसे क्या जजिया कर लिया था, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए राजा द्वारा। तो क्या हुआ, अकबर को ऐसा लगा कि यही एक ऐसा कर है जो क्या कर लोगों के मन में भेदभाव को बढ़ा रहा है, इसलिए जजिया कर का इन्होंने समाप्त कर दिया। क्योंकि ये दोनों कर धार्मिक पक्षपात को बढ़ावा देते, क्योंकि ये दोनों कर क्या थे, धार्मिक पक्षपात को बढ़ावा देते थे। साम्राज्य के सभी अधिकारियों को प्रशासन में सूलह कुल के नियमों का पालन करना होता है। जैसे साम्राज्य यानी एक नगर में जितने भी लोग थे ना, सभी लोगों को क्या करना होता, जो प्रशासन में जो सूलह कुल था ना, उसके जो भी नियम कायदे थे उन सभी का पालन करना होता था, प्लस उसके निर्देश से चलना होता था। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सभी मुगल बादशाहों ने उपासन स्थलों के, उपासना स्थल यानी जितने भी मुगल बादशाह हैं उन्होंने जो भी उपासना स्थलों के निर्माण में रखरखाव के लिए अनुदान दिया, यानी क्या क्या दान दक्षिणा उन्होंने दी। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान जब मंदिर को नुकसान या नष्ट कर दिए गए थे तो बाद में उनकी मरम्मत के लिए धन भी दिया गया था। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सामाजिक अनुबंधन के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। ठीक है, अबुल फजल ने प्रभुसत्ता को, ठीक है, प्रभुसत्ता को यानी एक अधिकार को सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया है। परंतु अबुल फजल कहते हैं कि बादशाह अपनी प्रजा की 4 तत्वों की रक्षा करता था। बादशाह जो है अपनी प्रजा की 4 तत्वों की रक्षा करता था। वो क्या क्या रक्षा करता? जीवन की रक्षा करता था, उनके ऊपर कोई संकट आएगा तो उसके लिए लड़ेगा, ठीक है, प्लस उनको भुखमरी नहीं आनी चाहिए, धन वगैरह की वो करता था, प्लस उनका जो सम्मान, आदर सम्मान करता था, प्लस उसका विश्वास यानी शासक के ऊपर उनका विश्वास। अगर हम कहते हैं ना, जैसे एक ईश्वर पे हमारा विश्वास होता है कि यार ये कोई नहीं कर पाता तो ये कर देगा, जैसे हमारा कोई फ्रेंड होता है, यार और कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता तो मुझे ये फ्रेंड करेगा, तो विश्वास ऐसा बना रहता था शासक के प्रति लोगों के मन में, तो इसके बनाए रखने के लिए काम करता था। ठीक है, इसके बदले में वह आज्ञा पालन तथा संसाधनों में हिस्से की मांग करता था। इसके बदले में क्या करता है, आज्ञा पालन, जो भी सत्ता है, जो सरकार है, जो शासक है, वो जो भी आज्ञा देगा उसका पालन करेंगे सभी जनता, सभी लोग, प्लस वो क्या करता है, संसाधन के हिस्सों में मांग करते, जो भी वो करता था, जैसे कि खेती में खेती कर रहा है तो देखो राजा खेती करने तो जाएगा नहीं, तो वो क्या करते थे कि किसानों से एक कर के रूप में लेते थे या फिर एक आज्ञा पालन के रूप में लेते थे, दक्षिणा के रूप में। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राजधानियां और दरबार। क्या आएगा? राजधानियां और दरबार। सबसे पहले हम देखेंगे राजधानी नगर। क्या देखने वाले हैं हम इसमें? राजधानी नगर। मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसका राजधानी नगर था। मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल था, वो कौन सा था? राजधानी नगर था, जहां दरबार लगता था। जहां पे क्या था? दरबार लगता था, यानी लोग बैठ के जमावड़ा जमता था, वहां पे लोग दरबारी करते, मतलब सभी लोग आते थे, वहां पे सफावी वगैरह आते थे, वो लोग क्या करते थे, अपना वाद विवाद करते थे, उनको क्या परेशानी है, क्या कैसे होगा, सारी चीजों का दरबार वहां पे लगता था। ठीक है,
16वीं और यहाँ पे सालवी नहीं आएगा, यहाँ पे 16वीं आएगा, ठीक है। 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान मुगलों की राजधानी बड़ी तेजी से स्थानांतरित होने लगी। 16वीं 17वीं सदी के दौरान क्या था, जो मुगलों की जो राजधानी थी बड़ी तेजी स्थानांतरित होने लगी, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने लगी। बाबर ने लोदियों की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया। जो बाबर था, बाबर ने क्या किया, लोधी, जो लोधी लोग थे ना, उनकी राजधानी पर आगरा जो थे, लोदियों की राजधानी क्या थी, आगरा थी। बाबर ने क्या किया, आगरा पे तो अपना अधिकार कर लिया, अपना एक अधिकार कर लिया। तो क्या हुआ, इनकी राजधानी वहां पहुंच गई, आगरा। उसके शासन के 4 वर्ष के दौरान राजसी दरबार भिन्न भिन्न स्थलों पर लगाए जाने लगे। राजसी जो दरबार थे कहां लगाने लगे, अलग अलग स्थानों पर लगाए जाने लगे। 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। 1560 के दशक में क्या हुआ, अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। इसे आसपास के क्षेत्र की खदानों से लाया गया लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। यानी 1560 में 1560 के दशक में अकबर ने क्या किया, आगरा के किले का निर्माण करवाया, ठीक है। इसे इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र ना, वहां से क्या हुआ, लाल बलुआ पत्थर लाया गया या उनसे बनाया गया। 1570 के दशक में उसने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। यानी 1517 में क्या हुआ, फतेहपुर सीकरी जो कि हमारी दिल्ली में स्थित है, इस निर्णय का एक कारण यह हो सकता है कि सीकरी अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि जो सीकरी थी, जो फतेहपुर सीकरी थी ना, ये क्या था, अजमेर जाने वाली जो सड़क है ना, उसके सीधे पे स्थित है, जहां शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह उस समय तक एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुका था। यानी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो क्या हो चुका था, वो उस टाइम पे एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुका था। मुगल बादशाहों के चिश्ती सिलसिले के सूफियों के साथ घनिष्ठ संबंध बने। जो मुगल बादशाह थे ना, उनके चिश्ती सिलसिले के साथ में सूफियों के साथ जो थे बहुत अच्छे संबंध बने। अकबर ने सीकरी में जमा मस्जिद के बगल में ही शेख सलीम चिश्ती के लिए सफेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया था। आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो दिल्ली में रह रहे हैं, जो भी आप जाते हो, लाल किला जाओगे या फिर जमा मस्जिद जाओगे, तो हमें बीच में हमें दरगाह देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो किसकी दरगाह थी, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विशाल मेहराब क्या होता है, मेहराब जान लेते हैं। जो बड़े बड़े जो क्या होते हैं, हमारे भवन होते हैं, ठीक है, उनके जो घरों की दीवार होती है, अंदर एंट्रेंस होती है, एंट्रेंस पे क्या होता है, बहुत बड़े बड़े पिलर होते हैं ना, उनपे क्या होती है, डिजाइन बनाई जाती है, जिन्हें हम मेहराब कहते हैं, ठीक है। देखो, विशाल मेहराब प्रवेश द्वारों के निर्माण का उद्देश्य, यानी विशाल मेहराब जो थे ना, प्रवेश द्वार का उद्देश्य था आने वाले लोगों को गुजरात में मुगल विजय को याद दिलाना था। आने वाले लोगों को क्या था, गुजरात में जो मुगल विजय था उसको याद दिलाना था। 1585 में उत्तर पश्चिम को और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया। यानी कि 1585 में उत्तर पश्चिम को और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था और अधिक अपने मुट्ठी में कसने के लिए क्या किया, इन्होंने अपनी राजधानी को कहां कर दिया, लाहौर स्थानांतरित कर दिया। इस तरह 13 वर्ष तक अकबर ने इस सीमा पर गहरी चौकसी बनाई रखी। इस वर्ष कब तक, 13 वर्षों तक अपना क्या नियंत्रण बनाए रखा। 1648 में दरबार सेना व राजसी खानदान आगरा से नई निर्मित शाही राजधानी शाहजहानाबाद चले गए। कहां चले गए, शाहजहानाबाद। कब, 1648 में। यहाँ लाल किला, जमा मस्जिद, चांदनी चौक के बाजार को वृक्ष विधि और अभिजात वर्गों के बड़े बड़े घर थे। यहाँ पे क्या थे, जो अपना ये है, क्या नाम है हमारा, लाल किला है, जामा मस्जिद है, चांदनी चौक है, के बाजार जो थे, वृक्ष यानी बहुत बड़े वृक्ष विधि और अभिजात वर्गों के बड़े बड़े घर थे। कहाँ पर, यहाँ पर, जहाँ पे ये शाहजहानाबाद आ गए। पहले लाल किला इसको शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था। मुगल दरबार। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, मुगल दरबार। दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितने पास और कितने दूर बैठा है। यानी कि दरबार में जब लोग बैठते थे, ठीक है, तो उनकी हैसियत का इससे पता चलता था कि कौन शासक के कितने करीब है, कौन कितने करीब नहीं है। वो कैसे पता चलता था, जैसे कि यहाँ पे शासक बैठ गया, ठीक है, तो उसके पास में यहाँ कौन कौन लोग बैठ रहे, जो उसके जितना पास बैठेगा उसकी हैसियत उतनी ही बड़ी हुआ करती थी या मानी जाती थी। किसी भी दरबारी को शासन द्वारा
दिया गया स्थान बादशाह की नजर में उसकी महत्वता का प्रतीक था। यानी कि किसी भी दरबारी को, यानी कोई भी दरबारी है, उसको शासक द्वारा जो भी स्थान दिया गया ना, वो बादशाह की नजर में उसकी महत्वता का प्रतीक था। ठीक है, यानी इसकी हमें महत्वता है या इसके हमें ये महत्व है। एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं थी। यानी कि एक बार जब बादशाह जो था अपने सिंहासन पे बैठ जाया करता था, अपनी कुर्सी पे बैठ जाया करता था, तब किसी भी दरबारी को वहां से उठ के जाने की हैसियत नहीं थी, अनुमति नहीं थी। और ना ही कोई अनुमति के बिना दरबार से बाहर जा सकता था या फिर आ सकता था। ना कोई आ सकता था, ना कोई जा सकता था बिना शासक की मर्जी के। दरबारी समाज में सामाजिक नियंत्रण का व्यवहार दरबार में मान्य संबोधन, शिष्टाचार तथा बोलने के ध्यान पूर्वक निर्धारित किया गया। यानी कि दरबार में सामाजिक नियंत्रण, यानी लोग क्या करें, अपने सामाजिक नियंत्रण रहे। ठीक है, ज्यादा मच्छी मार्केट ना बना रहे। ठीक है, व्यापार दरबार, यानी कि जो व्यवहार है, व्यवहार दरबार में बना रहे। ठीक है, मान्य संबोधन, यानी सभी के प्रति क्या है, एक सम्मान का भाव हो, शिष्टाचार हो, बोलने का ध्यान पूर्वक निर्धारित किया जाए। जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, उस पर ध्यान दिया जाए। तो नियमों द्वारा होते थे, क्या होते थे, नियमों के द्वारा होते थे। शिष्टाचार का जरा सा भी उल्लंघन होने पर ध्यान दिया जाए। शिष्टाचार का जरा सा भी उल्लंघन होता था, कोई उसकी अपमान करता था तो क्या होता था, उसको तुरंत ही दंडित किया जाता था, ध्यान दिया जाता था और उस व्यक्ति को तुरंत ही दंडित किया जाता था। जिस व्यक्ति के सामने ज्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति की हैसियत ज्यादा ऊंची मानी जाती थी। यानी कि जिस व्यक्ति के सामने ज्यादा झुककर अभिवादन, यानी कि जैसे हम करते हैं, नमस्ते करते हैं, सलाम करते हैं, पैरी पहना करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, तो क्या होता है, ये उस हमारे क्या है, हम जिसके सामने जितना पहले झुक के सलाम करने का होता था, झुक के हम वो करते थे, उसका अभिवादन करते थे। ठीक है, तो जो जितना झुकता था उसका उतना ही, यानी जिसके सामने झुक रहा है उसकी उतनी ही हैसियत मानी जाती थी। उस व्यक्ति की हैसियत ज्यादा ऊंची मानी जाती थी। आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप सीधा या दंडवत लेटना था। यानी आत्मनिवेदन का जो था, अपना निवेदन करना किसी भी चीज को लेकर के, तो उसके लिए क्या था, सीधे लेट बैठना था या फिर दंडवत लेट जाना था। यानी दंडवत यानी तुरंत ही जाके लेट जाना था अपना आत्मनिवेदन करने के लिए। शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर 4 सलामी तथा जमीबोरसी यानी जमीन चूमने के तरीके अपनाए गए। जैसे शाहजहां के जो टाइम था, समय काल था, उसमें क्या था, या तो फिर 4 सलामी करना था या फिर जमीन को चूमना था। कितने क्लियर है? ठीक है, देखो इसमें कुछ जो वर्ड है बहुत ज्यादा हार्ड लिखे हुए, तो आपको जब पूरा रटना नहीं है, आपको बस समझते हुए चलना है क्या क्या उस समय में हो रहा है। ठीक है, अब आता है मुगल बादशाह। ठीक है, मुगल बादशाह के समक्ष प्रस्तुत होने वाले राजदूत से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अभिवादन के मान्य रूप में से एक या तो बहुत झुककर अथवा जमीन को चूमकर अपना फारसी रिवाज के मुताबिक छाती के सामने हाथ रखकर तरीके से अभिवादन करे। यानी जो मुगल बादशाह था, जब कोई बाहर से राजदूत आता था, वो या उससे अपेक्षा करता था कि ये 2 तरीकों में से कोई सा एक तरीका करे, या तो झुककर, ठीक है, बहुत ज्यादा झुककर, या फिर जमीन को चूम करके क्या करे, उसका जो है अभिवादन करे। ठीक है, फारसी रिवाज जो था। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आता है हमारा झरोका दर्शन। झरोका मीन्स क्या होता है, खिड़की होती है। ठीक है, बाकी दर्शन मीन्स क्या होता है, देखना। देखो, बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के सामने कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रथाओं से करता था। यानी जो बादशाह था अपने दिन की शुरुआत कैसे करता था, सूर्य के सामने जाता था, सूर्योदय के सामने कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रथाओं को करता था और उसके बाद वह पूर्व की ओर मुंह किए एक छोटे छज्जे अर्थात झरोके में आता था। किसमें आता? झरोके में आता था, खिड़की में, छज्जे में आता था। इसके नीचे लोगों की भीड़, इसके नीचे क्या होती थी, लोगों की भीड़ होती थी। भीड़ सैनिक, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, बीमार बच्चों के साथ औरतें बादशाह की एक झलक पाने के इंतजार में लगी रहती थी या फिर खड़ी रहती थी। ठीक है, अकबर द्वारा शुरू की गई झरोका दर्शन की प्रथा का उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को और विस्तार देना था। यानी कि अकबर द्वारा जो शुरू गई थी झरोका दर्शन, इसमें क्या था, ये प्रथा क्या थी, लोगों के मन में क्या, जन विश्वास, लोग जो जनता है उसके मन में क्या, शासक के प्रति विश्वास को जगाना था। ठीक है, शाही सत्ता की स्वीकृति को विस्तार करना था। यानी शाही सत्ता की जो स्वीकृति थी ना, उसको विस्तार ने बढ़ावा देना था या बढ़ाना था। झरोके में 1 घंटा बिताने के बाद बादशाह अपनी सरकार के प्राथमिक कार्यों के
संचालन हेतु सार्वजनिक सभा भवन दीवाने आम में आता था, जिसका नाम से जान सकते हो दीवाने आम, यानी कि यहाँ पे आम लोग भी रहते थे, आम होता था, ठीक है, आम सभा होती थी जिसमें सभी लोग शामिल होते थे। वहां राज्य के अधिकारी, वहां कौन कौन होते थे, राज्य के अधिकारी, ठीक है, रिपोर्ट प्रस्तुत करते तथा निवेदन करते थे, ठीक है, क्या करते थे, निवेदन करते थे। 2 घंटे बाद बादशाह दीवाने खास, यहाँ पे क्या था, दीवाने आम था, यहाँ पे क्या है, दीवाने खास है। देखो दीवाने आम में क्या हुआ, आम सभा होती थी, प्लस दीवाने खास में कुछ खास लोग होते, तो खास बातें ही होती होंगी, ठीक है। निजी सभाओं क्या होती है, निजी यानी अपनी जो पर्सनल सभा होती, सभाएं होती थी, और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं, गोपनीय मुद्दे, जो भी सिक्योरिटी वाले मुद्दे थे ना, यानी गोपनीय बातें, छुपी हुई बातों पे बात किया जाता था, जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते थे, बाकी लोग उससे अनजान थे। जिसमें राज्य के वरिष्ठ मंत्री, जिसमें राज्य के वरिष्ठ बड़े मंत्री उनके सामने अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे, और कर अधिकारी हिसाब का ब्यौरा देता था, कर अधिकारी का हिसाब का ब्यौरा देता था। कभी कभी बादशाह उच्च प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्य अथवा वस्तुओं के द्वारा बनाए गए इमारतों के नक्शे को देखता था। अब आता है नेक्स्ट पे क्या है हमारा, ईद, शब बारात तथा होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल जीवंत हो उठता था, यानी जीवंत यानी ऐसा लगता है इसमें जान आ चुकी है। में रखी सुगंधित मोमबत्तियां और महल की दीवारों पर लटक रहे रंग बिरंगे बंधन बार आने वालों पर आश्चर्यजनक प्रभाव छोड़ते थे। क्या कहते हैं, आश्चर्यजनक प्रभाव छोड़ते थे। देखो क्या होता था, कई ऐसे जब दरबार में जाते थे ना, तो गेट के पास क्या होते थे, फूल लटके रहते थे, फिर ये बंधन बार लटके रहते थे। ये क्या करते थे, जो आने जाने वाले लोग थे ना, उनसे टकराते थे, तो ऐसा लगता है एक आश्चर्यजनक प्रभाव छोड़ते थे, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती थी। मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्योहार मनाते थे, वर्ष में 3 मुख्य त्योहार मनाते थे। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार शासन का जन्मदिन और वसंत गमन पर फारसी नव वर्ष मनाया जाता था। यानी कि सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार शासन का जो जन्मदिन था, शासन का जन्मदिन और वसंत गमन पर फारसी नव वर्ष मनाया जाता था, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। देखो कई वर्ड जो है काफी ज्यादा हार्ड है, मुझे ऐसा लगा गलत लिखे, पर वो सही लिखा गया है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो है अटक मैं भी जाता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। बाकी आप लोग इस पर ध्यान दो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। शाही परिवारों में विवाह का आयोजन काफी खर्चीला होता था। जो शाही परिवार थे ना, उसमें क्या था, विवाह का जो आयोजन था वो काफी ज्यादा खर्चीला होता था। 1633 में दारा सिखो और नदीर यानी राजकुमार परवेज की पुत्री के विवाह की व्यवस्था राजकुमारी जहां आरा और दिवंगत महारानी मुमताज महल की प्रमुख नौकरानी सती उन निशा खातून द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, निशा खातून के द्वारा की गई थी 1633 में। किसकी, दारा शिकोह की जो विवाह का जो आयोजन किया गया था, इनके द्वारा किया गया था। शादी के उपहार के प्रदर्शन की व्यवस्था दीवाने आम में की गई थी। यानी कि शादी में जो भी उपहार वगैरह मिलते थे ना, उसके जो दिखावा होता था वो कहाँ होता था, दिखाने की जो व्यवस्था थी कहाँ थी, दीवाने आम में की गई थी। बादशाह तथा हरम की स्त्रियां दोपहर में इसे देखने के लिए आई। जो बादशाह जो था तथा हरम की जो स्त्रियां थी ना, यानी महल में रहने जो स्त्रियां थी, वो क्या करती थी, दोपहर में आती थी, इन्हें देखती थी, ठीक है। तथा शाम के समय अभिजात वर्ग आए। शाम के समय कौन आते, अभिजात वर्ग लोग आते थे, वो लोग देखते थे। हीना बंदी यानी कि मेहंदी लगाने की रस्म दीवाने खास में अदा की जाती थी। मेहंदी लगाने की रस्म कहाँ की अदा की जाती है, दीवाने खास में अदा की गई थी या की जाती थी। दरबार में उपस्थित व्यक्तियों के बीच पान इलायची तथा मेवे बांटे गए थे। पान इलायची तथा मेवे बांटे जाते थे या बांटे गए थे। विवाह पर कुल 32 लाख रुपए खर्च हुए। विवाह पर उस टाइम पे बताओ, विवाह पर कितना खर्च हुआ, 32 लाख रुपए खर्च हुआ, जिसमें 6 लाख रुपए शाही खजाने से, 16 लाख रुपए जहां आ रहा है, यानी 6 लाख रुपए कहां से आया, शाही खजाने से आया, 16 लाख रुपए जहां आ रहा द्वारा आया, ठीक है। और शेष दूल्हे की मां द्वारा किया गया, और बाकी का शेष क्या, दूल्हे की मां द्वारा किया गया था। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, जन्मदिन पर शासन को विभिन्न वस्तुओं से तोला जाता था। जो जन्मदिन होता था, जन्मदिन पर क्या होता था, जो शासक था ना, उसको विभिन्न यानी अलग अलग वस्तुओं से तोला जाता था, तथा बाद में यह वस्तुएं दान में बांट दी जाती थी। बाद में क्या कहते हैं, जो वस्तुएं उनसे तोला जाता था उनके वेट के अनुसार, उन सभी वस्तुएं कहाँ बांट दी जाती थी, दान में बांट दी जाती थी, दान कर दी जाती थी। जश्न वजन अथवा तुला दान
समारोह में शहजादे को बहुमूल्य वस्तुओं से तौला जाता था, यानी जिसका जन्मदिन होता था उसको क्या है तुलादान के समारोह में जो भी बहुमूल्य वस्तुएं थी, कीमती वस्तुएं थी, उनसे तौला जाता था। कितना क्लियर हुआ? ठीक है। अब आता है पदवियां, उपहार और भेंट। क्या आता है? पदवियां, उपहार और भेंट। यानी पदवियां मीन्स क्या होता है? जो कि हमें नाम के आगे पदवियां मिलती है ना बड़े बड़े, वो पदवियां होती है। उपहार मीन्स गिफ्ट्स, और भेंट यानी होता है किसी के द्वारा दिया गया गिफ्ट। ठीक है। राज अभिषेक के समय अथवा किसी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह विशाल पदवियां ग्रहण करते थे। उद्घोषकों द्वारा जब इन गुजमय और लयबद्ध पदवियों की घोषणा की जाती थी तो वह सभा में विषमय और माहौल बना देती। क्या बना देती? विषमय माहौल बना देती थी। योग व्यक्ति को पदवियां देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। जो भी योग है पदवी का, उसको योग देना मुगल राजतंत्र का क्या एक महत्वपूर्ण पक्ष था। दरबारी पदानुक्रम में किसी व्यक्ति की उन्नति को उसके द्वारा धारण की गई पदवियों से जाना जाता था। यानी कि जो भी उसके द्वारा पदवी धारण की जाती है ना, उसके द्वारा लोग क्या करते, उसको जानते थे। उच्चतम मंत्री में से एक को दी जाने वाली अशरफ खां की पदवी का उद्भव पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पित मंत्री से हुई थी। यानी कि उपमंत्री यानी सबसे उच्चतम जो मंत्रियों में से जो एक दी जाने वाली जो सबसे अच्छी पदवी थी वो कौन सा? असाफा खान की पदवी थी, जो कि पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पित मंत्री से हुआ था। ठीक है। कल्पित यानी क्या होता है? सोच वाले मंत्री, बस उनकी कल्पना एक मंत्री से उनको मिली। ठीक है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। औरंगजेब ने अपने दो उच्च पदस्थी यानी ऊंचे पदों के, ठीक है, अभिजातों जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राज की पदवी प्रदान की। यानी कि औरंगजेब ने क्या किया? अपने दो उच्च पदस्थ जो अभिजात जो लोग थे उनको, जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राज की पदवी को ग्रहण करने को दिया या फिर उनको सौंपा। पदवियां या तो अर्जित की जाती थी अथवा उन्हें पाने के लिए पैसे दी जाती है। तो पदवियां अर्जित की जाती थी, ठीक है, अपनी मेहनत से, या फिर पैसे देकर खरीदी जाती थी। ठीक है। मीर खान अपने नाम में अलिफ अथवा अ अक्षर लगाकर उसे अमीर खान बनाने के लिए औरंगजेब को 1 लाख देने का प्रस्ताव किया। यानी कि मीर खान जो था, मीर खान ने क्या किया था? अपने नाम के आगे अलिफ अक्षर यानी अ अक्षर जुड़वाने के लिए क्या किया था? उसको 1 लाख रुपए का क्या प्रस्ताव दिया था औरंगजेब को, यानी मीर खान को अमीर बनाना था। ठीक है। तो इसके लिए 1 लाख रुपए दिया गया था। किसको? औरंगजेब को। क्लियर इतना? अन्य पुरस्कारों में सम्मान का जमा यानी खिल्लत भी शामिल था। सम्मान का जमा भी, खिल्ला भी शामिल था। जमा मीन्स क्या होता है? जमा मीन्स होता है जो हम सर के ऊपर पहनते हैं ना, जामा, उसे कहा जाता है। ठीक है। जिसे पहले कभी ना कभी बादशाह द्वारा पहना गया हो, जिसे पहले कभी ना कभी बादशाह के द्वारा पहना, बादशाह को उतारे गए वस्त्र भी देना क्या था? वो बादशाह के समान ही माना जाता था। वो एक क्या है? हैसियत मानी जाती है, औकात माना जाता है। ठीक है। कभी बादशाह के द्वारा पहना गया हुआ हो, इसलिए यह समझा जाता था कि वह बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक है। यह समझा था कि क्या है? बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक है। इतने क्लियर है? ठीक है। सरप्पा क्या होता है? सर से लेकर पांव तक एक अन्य उपहार था। सर से लेकर के पांव तक एक अन्य उपहार था। इस उपहार के 3 हिस्से हुआ करते। इस उपहार के क्या 3 हिस्से हुआ करते। सबसे पहले था जमा, पगड़ी और पाटक। ठीक है। बादशाह द्वारा अक्सर रत्न जड़ित आभूषण भी उपहार में दिए जाते। बादशाह द्वारा क्या है? अक्सर क्या था? आभूषण भी उपहार में दिए जाते थे, रत्न जड़ित। ठीक है। बहुत खास परिस्थितियों में बादशाह कलम की मंजीरियों वाला रत्न जड़ित गहनों का सेट भी उपहार में प्रदान करता। बहुत खास परिस्थितियां जब होती थी ना, तब क्या करता? बादशाह कलम की मंजीरियों द्वारा क्या है? रत्न जड़ित गहनों का सेट भी उपहार में दिया करता था। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। एक दरबारी बादशाह के पास कभी खाली हाथ नहीं जाता था। जो एक दरबारी था ना, वो बादशाह से मिलने के लिए या बादशाह के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। वह या तो नजर के रूप में थोड़ा धन या पेशकश के रूप में मोटी रकम बादशाह को पेश करता ही था। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। सो फ्रेंड्स, चैप्टर जो है काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। ठीक है। तो इसको हम लास्ट एंड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? बाकी अपने लेक्चर 3 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। राजनयिक संबंध में उपहार को सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता है। राजनयिक संबंध में देखें तो उपहार जो लोगों द्वारा दिया जाता ना, वो क्या आता था? वो उसके सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता था। थॉमस रो को इस बात को बहुत निराशा हुई थी कि उसने अशरफ खां को जो अंगूठी भेंट की थी वह उसे केवल इसलिए वापस कर देता है क्योंकि वह मात्र 400 रुपए की थी। यानी कि जो हमारा एक
टॉमस रो को इस बात का बहुत निराशा हुई थी। टॉमस रो एक व्यक्ति था, उसने क्या किया था, असाफा खां को एक अंगूठी गिफ्ट में की थी। उस गिफ्ट को असाफा खां ने वापस कर दिया, किसको, टॉमस रो को वापस कर दी थी। उस बात का उसे बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? क्योंकि असाफा खां को जो अंगूठी दी थी ना, उस अंगूठी की कीमत कितना था, मूल्य कितनी थी, ओनली 400 रुपए थी। इसलिए उसको बुरा लगा था कि इसने मुझे वापस कर दी है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो को जो है काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगली वीडियो जो है यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हम पूरी कोशिश करेंगे ये चैप्टर जो है, ये वीडियो जो है पूरा एंड कर दे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा शाही परिवार। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आएगा, और हाँ कहीं कहीं गलतियां हुई तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम, तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर कर दूं। और हाँ, आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।